अच्छा, सरकार एक ये भी कह रही है कि आपको यहाँ से हटा के डिटेंशन जो सेंटर है वहाँ डालेगी। इससे बेहतर हमारा को ये समंदर में ले जाकर बूम डाल के मार दो। हम वहाँ भी जुल्म मिला हुआ, यहाँ पे ऐसे जुल्म करते, हमको किसी के तरफ तो ले जाकर बूम डाल के मारे तो हम राजी इस तरफ नहीं। बिल्कुल सरकार से तरफ से कोई परेशानी नहीं, हिंदुस्तान का बंदा से कोई परेशानी नहीं है, सब बाहर मिल के रह रहा। अगर मैं यहाँ डेट हो जाऊँगा तो हमारा भविष्य कहाँ लेके जाऊँ, ये हमारे सोचना, नींद नहीं आता है रात को। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग उस बस्ती में मौजूद हैं जहां पर म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या रहते हैं। ये मदनपुर खादर इलाका है और चारों तरफ आपकी नजरें जाएंगी तो छोटी छोटी झुग्गियां बनी हैं जिसपे खप्पर डाले गए हैं। यहाँ बारिश के समय इसमें से पानी निकलता है, ना सही रूप से यहाँ बिजली आती है, ना सही तरीके से इन लोगों को पानी मिल पा रहा है, राशन भी इनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो म्यांमार से भाग कर आए थे, जिनको रोहिंग्या कहा जाता है। और ये सभी लोग अपने आप को भारत के शरणार्थी ज़रूर मानते हैं, लेकिन भारत सरकार इनको रोहिंग्या अवैध विदेशी कहती है। थोड़े समय पहले रोहिंग्या चर्चे में आए जब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान में कहा कि रोहिंग्या के जितने भी लोग हैं उन सबको फ्लैट दिए जाएंगे, सही तरीके से पानी और बिजली की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उसके बाद जब कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया तो गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया कि किसी भी जो लोग हैं यहाँ जो रह रहे हैं, रोहिंग्या जो लोग रह रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई भी फ्लैट नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज इनके जो हालात हैं, ये कैसे रह रहे हैं और क्या क्या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ आप घर देखेंगे तो देखकर हैरान हो जाएंगे। घरों की हालत बद से बदतर है। यहाँ पर अगर आप इधर का नज़ारा देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि खप्पर डालकर लोग रह रहे हैं, जहाँ नहाते हैं वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं। तो सोचिए इनकी ज़िंदगी कैसे बीत रही होगी। हालांकि बहुत सारे मैंने जो बर्मा से लोग आए हैं उनसे बात करने की कोशिश की। काफ़ी दिनों से रिपोर्टर का तांता लगा हुआ है, बार बार यहाँ रिपोर्टर्स आ रहे हैं। इनके अंदर डर है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद इनको यहाँ से अपने देश वापस जाना पड़ेगा, जहाँ से ये आए हैं वहाँ इनको वापस जाना पड़ेगा। जो डर है इनके अंदर उन बातों को लेकर, उसी वजह से ये लोग आज बात करने को तैयार नहीं है। 250 से भी ज़्यादा घर है यहाँ पर। मैं हर एक घर में गई, हर एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करी, हर एक परिवार से जुड़ने की कोशिश की मैंने, लेकिन कोई भी परिवार बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी परिवार कुछ कहने को तैयार नहीं है। इन सब का एक लीडर था जिसका नाम उस्मान भाई है। उनको लगभग 1 महीने पहले हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ गलत कामों में उनका हाथ था। बांग्लादेश से लड़कियों को सप्लाई किया जाता था इंडिया में और यहाँ लाकर उनकी शादियाँ करा दी जाती थी। कुछ इस तरीके के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और लगभग 1 महीने पहले उनको हिरासत में ले लिया गया। अभी ये भी बातें निकल कर आ रही है कि जो रोहिंग्या लगभग कई सालों से दिल्ली में बसे हुए हैं, मदनपुर खादर इलाके में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर रोहिंग्या ही रहते हैं, इस कॉलोनी में इंडियंस भी रहते हैं और जितनी समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही है उतनी ही समस्या यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों को भी सहनी पड़ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनको फ्लैट नहीं दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। अब डिटेंशन सेंटर में ये जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, किस तरीके की दिक्कतें वहाँ पर होंगी और अपना जीवन जब से यहाँ आए हैं कैसे व्यतीत कर रहे हैं, तमाम लोगों से एक बार दोबारा जुड़ूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति अपने दिल की बात बताए कि बर्मा से जब यहाँ आए थे तब क्या मंजर था, अब कैसे जी रहे हैं, या ये वापस जाना चाहते भी हैं या यहीं बस जाना चाहते हैं। तमाम सवाल हैं जो अभी इस वक्त चल रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल, आप दिल्ली में कब आए थे? 2017 में। 2017 में आए हैं। हाँ। अच्छा, आपको एक कार्ड बन के मिला होगा, इनिशियल कार्ड है आपके पास? हाँ। अच्छा, यहाँ पर आप जब से रह रहे हैं तब से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? हमारा दिक्कत एक नंबर हमारा बच्चे उच्चे पढ़ाने नहीं पा रहा, हम एस्टिमेशन नहीं हो रहा, हमारे पास अदर कोई हिंदुस्तान का डॉक्यूमेंट नहीं था तो हम बच्चा पढ़ाने दिक्कत हो गए। फिर तो हमारे यहाँ बकरिया में रह रहा हूँ तो पानी वानी बिजली वो किराया कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, कितना रुपए किराया देते हैं झुग्गी का? झुग्गी का 1000 रुपया किराया। 1000 रुपये हर महीना किराया देते हैं। क्या काम करते हैं?
हम आलू प्याज बेचते हैं। आलू प्याज बेचते हैं। तो मतलब 2017 में जब आप यहाँ आए थे, कहाँ से आए हैं आप? बर्मा से आए हैं। बर्मा से आए हैं। अच्छा, जब आए थे यहाँ पर तो अब दिक्कत हुई थी शुरुआत में, कैसे आए थे उस समय का कुछ बताएंगे, क्या क्या चीज़ें हुई थी? काम तो दिक्कत है ये, अल्लाह वहाँ से घर से निकल लिया, वहाँ हमारा गांव जला दिया, तो हमसे घर निकल दिया, जान बचा दिया, तो धीरे 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 यहाँ तक पहुँच गए हम। तो उस टाइम कैसे आए आप? बस से आए, गाड़ी से आए, कैसे आए थे उस टाइम? ट्रेन से आया, बस से भी आया, किसी के हाल में यहाँ पहुँच गए। किसी हाल में यहाँ पहुँच गए। तो बच्चे थे उस टाइम या अकेले आप आए? ना बच्चे थे, फैमिली से। पूरी फैमिली थी, आपकी पत्नी और आपके बच्चे, सब लोग साथ में ही आए थे। तो उसके बाद आप कभी जाने का नहीं सोचा आपने? सोचा था, बहुत सोचा था। आज सेकंड में याद आता है घर। याद आता है कि मैं वापस अपने घर चला जाऊँ। हाँ, हम तो याद सेकंड याद आता है कैसे, तो हम तो बाप का उम्र आधा उम्र में हो चुका है, और हमारा औलाद पैदा हो गया, बच्चा अगर मैं यहाँ डेट हो जाऊंगा तो हमारा बच्चे कहाँ लेके जाऊँ, ये हमारे सोचना, नींद नहीं आता है रात को। तो सब लोग, आप लोग सभी यहीं रहते हैं या सब अलग अलग सिटी में चले गए दिल्ली भारत के? नहीं, हम यहीं रहे, कोई नहीं की। आपके आगे पीछे कोई नहीं आपके सिवा? हमारा माँ है, बाप तो गुजर गए, भाई बहन यही। अच्छा, तो वहाँ पे आपका पक्का मकान था या वहाँ पे भी झुग्गी थी आपकी? नहीं, मुकाम। वहाँ मकान था। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ गाड़ी चलाता, 4 पैर गाड़ी चलाता, अपने गाड़ी। अच्छा, जब वहाँ पर ये सब हुआ, उस दौरान जब भारत आए और सबसे पहले दिल्ली आए या कहीं और भी गए? नहीं, दिल्ली। तो उस दौरान पैसे या कोई सामान लेके आए थे या फिर खाली हाथ आए? खाली हाथ, एक जोड़ा कपड़ा, एक जोड़े कपड़े, पूरा परिवार एक जोड़े कपड़े में? बस जोड़ा कपड़ा। अच्छा, अभी बात चल रही थी कि आपको जितने भी यहाँ पर बर्मा से आए लोग रह रहे हैं, जो म्यांमार से आए हैं, उनको यहाँ पर फ्लैट्स दिए जाएंगे। सही था अगर आपको फ्लैट मिल जाए यहाँ पर? ये सरकार ये कहना चाह रहा हूँ, हम जितना दिन हमारा देश कोई हाल नहीं निकले, इतना दिन हमको यहाँ हिंदुस्तान में रहना जाए। अगर हमारा देश हाल सही हो जाए, हम वापस लौट जाएंगे। इतना सरकार से हम हिंदुस्तान सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से खाना पीना सब आपको दिया जाता है समय? नहीं दिया जाता, भारत सरकार आपको नहीं दे रही? नहीं देता। अच्छा, आप अपने आप को भारत का शरणार्थी मानते हैं कि नहीं मानते? हमें यूएन कार्ड में शरणार्थी लिखा हुआ है। मतलब आप भारत के शरणार्थी अपने आप को मानते हैं जी, लेकिन सरकार तो आपको नहीं मानती। ना माने तो हम क्या करें? सरकार से क्या कहना चाहते हैं जब तक आपके हालात नहीं सुधरते वहाँ पर? सरकार को यह कहना चाहता हूँ, हमारा हालत वहाँ अभी भी बिगड़ा हुआ, हमारा हालत ठीक हो जाएगा। हमारा यहाँ पे हिंदुस्तान में सिख, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब भाई बहन मिल के रह रहा है। हम भी ऐसा आज़ादी मिल के रहना चाह रहे हैं, वो हमारा आज़ादी नहीं मिल रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। हमारे दौन दौलत सब छीन दिया, छोड़ दिया, जान बचाया बस। इतना हिंदुस्तान में सहारा मेरा अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान का आदमी का शुक्र गुजार रहा हूँ। यहाँ मेहनत करके खा रहा हूँ। जितना दिन यहाँ पे हूँ, अगर हमारा देश खुश हो जाए, हाल हो जाए, हम अपने अपना देश चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। यहाँ हम यहाँ हिंदुस्तान में नागरिकता बनने नहीं आया, हिंदुस्तान को दखल करने नहीं आया, मजबूरी में रह रहा हूँ। किसी का वतन किसी के नहीं छोड़ता, क्या करूँ? पन्नी खाबाटी खसरा काम करके पेट पाला हूँ। अच्छा, और भी आपके मतलब आपकी बीवी भी यही काम करती है? हाँ, मेरे बीवी भी ये करता है। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं? बच्चा को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, तो यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सब ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे हैं? ऐसे गुजारा। अच्छा, जब से आप यहाँ आए हैं दिल्ली में, तब से सरकार की तरफ से आपको परेशानी हुई है या यहाँ के लोग अच्छे हैं, आप आराम से रह पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार से तरफ से कोई परेशानी नहीं, हिंदुस्तान का बंदा से कोई परेशानी नहीं है, सब बाहर मिल के रह रहा है। अच्छा, सरकार एक ये भी कह रही है कि आपको यहाँ से हटा के डिटेंशन जो सेंटर है वहाँ डालेंगी। इससे बेहतर हमारा कोई ये समंदर में ले जाकर बूम डाल के मार दो। हम वहाँ भी जुल्म मिला हुआ, यहाँ पे ऐसे जुल्म करता है। हमको किसी के तरफ तो ले जाकर बूम डाल के मारे तो हम राजी है। इस तरफ डिसीजन में जाने जरूरत नहीं, हमको सीधा ले जाके कोई सी जगह में ले जाके बूम डाल के मार दो, हम राजी इसमें। हम बर्मा में ऐसा हालत में दिक्कत में ऐसे माँ बहन के जुल्म का अत्याचार में आया हूँ। यहाँ पे ऐसे जुल्म करेगा तो हमको ऐसे डिटेंशन में जाना जरूरत नहीं, हमको किसी की तरफ से साइड में ले जाकर बूम डालना, हमको राजी, जाना भी राजी हूँ। वैसे आपको पता है डिटेंशन में क्या क्या होता है? कुछ पता है आपको वहाँ क्या क्या होता है? डिटेंशन में यह हालत होता है, वहाँ पे मनुष्य कमजोर हो जाता है, फिर वहाँ पे खाना पीना निकलना चलना फिरना दिक्कत हो जाता है।
बाहर का हवा नहीं मिलता लोगों को, परेशानी यही है। अच्छा, आपके एक उस्मान भाई यहाँ रहते थे जो आपके बर्मा के लीडर हैं, जिनको अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी करीब 1 महीने पहले हिरासत में लिया है। जी भारत सरकार की तरफ से जो भी राशन या आपके लिए जो भी सुविधा आती थी वही बांटते थे सब में, जी। तो क्यों लिया उनको हिरासत में, कुछ पता है? हिरासत में सरकार जाने से उससे गलत काम कर चुका हो सकता है, गलत काम में संलिप्त था। हाँ जी। सरकार ने माना चुका है बांग्लादेश से लड़की नहीं लेकर आना, तुम जो आ गया तो आ गया, रजिस्टर तुम रहे हो, दूसरा देश से आदमी मत लेकर आओ। तो माना नहीं माना, जो करेगा वो फंसेगा। अच्छा, मतलब जो उस्मान भाई हैं वो बांग्लादेश से लड़कियां सप्लाई करते थे भारत में जी, और यहाँ लाके शादियां कराते थे। तो मेरा भाई भी एक फंस गया, वो बेचारा उस चक्कर में ऐसे हालत में फंस गया बेचारा, ईंटें छून के खाता है ठेली से ऐसे। तो वो उस्मान के जाल में फंस गए थे जी, वो उसने लड़की लेकर आया तो मेरा भाई जानता ही नहीं, तो फिर 3 महीने उससे घर पे था। तो मेरे मम्मी आँख अंधे है, तो मेरे मम्मी का रंडा बना रोटी बनाना दिक्कत होगी, तो मेरे भाई को उस्मान ने बोला तो ये लड़की को शादी कर ले। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा, नतून लड़की हो, मैं नहीं शादी करूँगा। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरा पूरा जिम्मेदारी है, तू शादी कर ले। तो इसी चक्कर में बेचारा 3 दिन हुआ शादी करे, उसके घर में 3 महीने हुआ, ये बेचारा 3 दिन हुआ शादी करे, बेचारा फंस गया। तो ये बांग्लादेश से लड़कियों को लाते कैसे थे? मुझे ये नहीं पता। तो यहाँ पर ही ला के रखते थे लड़कियों को? ये उसको घर में वही देखा, तो मेरे भाई की जिन्हें शादी कर उसको देखा। लाता था जैसे किसी की शादी ब्याह होनी हो उसके होता, हाँ जी, जरूरत के मुताबिक लाता था, ऐसी बात नहीं है। तो कैसे ले आते थे, मतलब दिल्ली भारत कैसे ले आते थे, कहाँ से? बांग्लादेश से बॉर्डर से ले आता था, नदी पार करके, बस, और क्या। अच्छा, तो यहीं इन्हीं कॉलोनियों में, इन्हीं झुग्गियों में रखा करते थे उन लड़कियों? नहीं, एक आध लाया, शादी ब्याह कर खत्म कर दिया बात। कोई लड़का जैसे है वो उससे शादी करा दिया, बात खत्म। कोई वो स्मगलर थोड़ी है वो, मतलब क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये सब थोड़ा करते थे। हाँ, मैं जरूरत के मुताबिक, मतलब किसी का शादी कराना या ब्याह कराना किसी का वो जुर्म थोड़ी ना। देखिए, बहुत सारे परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन परिवार रह तो रहे हैं, लेकिन इस वक्त बात करने की स्थिति में कोई भी नहीं है। एक बार घरों की तरफ आपकी नजरें दिखाएंगे। अगर आप घर देखेंगे तो 10-10 फीट के घर हैं। इन घरों के अंदर 6 से 7 परिवार रह रहे हैं, और सोचिए ये परिवार कितनी मुश्किलों में रह रहे होंगे, इसका आप अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं। इन घरों के अंदर हम गए, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर हम नहीं गए होंगे, और जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनको अवैध बताया जाता है, उनसे हमने बात करने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन इन लोगों के अंदर एक डर है। पहले कहा जा रहा था कि रोहिंग्या को फ्लैट्स दिए जाएंगे, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि फ्लैट्स इनको नहीं दिए जाएंगे। सरकार इनको देश का नागरिक नहीं मानती है और अवैध बताती हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि जम्मू में भी जो रोहिंग्या लोग रह रहे हैं, उनका एक समूह है जिनको हिरासत केंद्र में रखा गया है, और दिल्ली में भी 2 हिरासत केंद्र बनाए गए हैं, जो एक लामपुर में है और दूसरा सराय रोहिला में है, जहां पर अवैध तरीके से जो विदेशी भारत में रह रहे हैं उनको रखा जाता है। और अभी इस वक्त कहा जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, जो भी बर्मा से आए हुए हैं, उनको हिरासत केंद्र में डाला जाएगा। लेकिन जब ऑफ कैमरा मैंने बातें की लोगों से, तब उन लोगों ने कहा कि हमारी ज़िंदगी वहाँ जाकर और भी बदतर हो जाएगी। हम लोग यहाँ शायद पहले से यहाँ रह रहे हैं, शायद हमारी स्थिति यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर हम हिरासत केंद्र में चले जाएंगे तो हमारी स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। मूलभूत सुविधाएं जिसे कही जाती हैं, वो भी इन झुग्गियों में इनको ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। ना पानी समय पे आता है, ना खाने को समय पर मिल पा रहा है, ना बिजली समय पर आ रही है, और इन्हीं सब दिक्कतों का सामना ये कई सालों से कर रहे हैं। अब इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।